हेलो एवरीवन। हम फिर से कुछ क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम चैप्टर के ही लेके आए हैं, जिसमें आज फिर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि नीट में आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है, द वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन X is in equilibrium with Y plus Z and A is in equilibrium with 2B are in the ratio of 9:1. If the degree of dissociation of X and A be equal, then the total pressure at equilibrium 1 and 2 are in the ratio. देखिए, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा लेंथी दे दिया गया है, तो एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमें कहा गया है कि रिएक्शन दो हैं, X is in equilibrium with Y plus Z, ये एक रिएक्शन हो रहा है, एंड दूसरा हो रहा है A is in equilibrium with 2B। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि पहले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1 एंड दूसरे रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp2, ये रेशियो आपको 9:1 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि पहले रिएक्शन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेट अस से उसको मैं अल्फा लेती हूँ, अल्फा 1, और दूसरे रिएक्शन का अल्फा 2 लेती हूँ, ये भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से बराबर दिए हैं। अब आपको बोला है कि पहले रिएक्शन का जो टोटल प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे, लेट अस से P1 लेती हूँ, एंड दूसरे रिएक्शन का टोटल प्रेशर में P2 लेती हूँ, ये रेशियो कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन के Kp के एक्सप्रेशन को, तो ऐसे कैसे लिखा जाए। तो देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल 1 मान के चल सकते हैं। अगर इमेजिन कीजिए t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने इसका 1 मोल ले लिया और इसका भी t इक्वल टू 0 टाइम पे 1 मोल ले लिया, तो इनिशियली प्रोडक्ट के 0 मोल होंगे। अब जैसे जैसे रिएक्शन आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम तक आते आते x के मोल कुछ खर्च हो जाएंगे, लेट अस से x मोल इसका कंज्यूम हो गया। अब जितने का कंजप्शन होगा उतने ही यहाँ पे मोल्स का प्रोडक्शन होगा, तो x मोल और इसके भी x मोल बनेंगे। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे कहें तो x मोल, यहाँ पे लेट अस से y मोल आपका कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे 2y मोल का प्रोडक्शन होगा। अब अगर हम अल्फा के टर्म्स में लिखें तो अल्फा 1 हमारा क्या होगा, कितना मोल हमारा कंज्यूम हुआ है आउट ऑफ कितना इनिशियली मोल लिया था हमने, तो यहाँ से x हमारा किसके बराबर हो गया, अल्फा 1 के बराबर। तो अगर मैं x के जगह पे अल्फा 1 लिख दूं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1, यहाँ अल्फा 1, यहाँ अल्फा 1। और यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 लेते हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए, तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, कंजप्शन इसका y मोल का हुआ आउट ऑफ इनिशियली 1 मोल, तो यहाँ से y हमारा किसके बराबर हो चुका है, अल्फा 2 के बराबर। पुट कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा 2। अब अगर हम यहाँ पे टोटल मोल निकालते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो n टोटल मोल हमारा कितना हो जाएगा, सम ऑफ द मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1, जहाँ पे ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1 प्लस अल्फा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं n टोटल आपको निकालने के लिए कहूँ तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टोटल मोल को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 1 माइनस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 हो गया। सिंस अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेट अस से इन दोनों को मैं अल्फा ले लेती हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस अल्फा और इसको भी मैं 1 प्लस अल्फा लिख सकती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों जगह पे टोटल मोल दोनों का निकाल चुके हैं। अब अगर हमें दोनों के टोटल मोल पता चल चुके हैं तो हम यहाँ पे सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हमें कितना मिलेगा, x का मोल फ्रैक्शन होगा गिवन मोल बाय टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन विल बी गिवन मोल विच इज 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 मैंने कितना ले लिया है, अल्फा के बराबर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल विल बी 1 प्लस अल्फा, और ये कितना होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, और ये भी कितना होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। यहाँ अगर देखा जाए तो इसका कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा।
अल्फा 2 को भी मैंने अल्फा क्यों ले लिया, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है और उसकी वैल्यू मैंने अल्फा मान ली है। इसी तरह से यहाँ पे कितना होगा, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। तो ये तो हमने मोल फ्रैक्शन की बात की। अगर हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल होता है। लेट अस से पहले रिएक्शन का प्रेशर मैंने P1 ले लिया है और दूसरे रिएक्शन का प्रेशर मैंने P2 मान लिया है। तो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1, यहाँ पे अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1 और यहाँ भी अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1। यहाँ कितना होगा, दिस मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर विच इज P2 और यहाँ भी 2 अल्फा इंटू P2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। इस तरह से हमने सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों रिएक्शन के अंदर मोल फ्रैक्शन प्लस हमने यहाँ पे इनके पार्शियल प्रेशर निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे Kp1 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो Kp1 हमारा कितना होगा, सिंस हमारा रिएक्शन कितना दिया है, x इज इन इक्विलिब्रियम विथ y प्लस जेड, तो यहाँ से पहले रिएक्शन का जो हमारा Kp1 का एक्सप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो अल्फा इंटू P1 बाय 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा इंटू P1 बाय 1 प्लस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, एक P1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली Kp1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा विल बी अल्फा स्क्वायर इंटू P1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आ गया। उसी तरह से अगर हम इसका निकालें Kp2, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या था हमारा, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2B, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 अल्फा इंटू P2 बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू P2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल जेड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है 2B का स्क्वायर, मतलब B का यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू P2। P2 टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट, एक 1 प्लस अल्फा और एक 1 प्लस अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे Kp2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्वेश्चन के हिसाब से Kp1 इज टू Kp2 का रेशियो हमें कितना दिया गया है, 9:1। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं, Kp1 इज टू Kp2 इज टू Kp2 इक्वल टू 9:1 दिया है। अब Kp1 की वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर इंटू P1 बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और Kp2 कितना है, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P2 बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट। तो P1 बाय 4 P2 विल बी इक्वल टू 9:1। तो यहाँ से फाइनली P1 बाय P2 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 36:1। सो फाइनली P1 इज टू P2 का रेशियो हमारा कितना आ चुका है, 36:1 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बफर सोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है द बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया is 0.3 molar and the concentration of its conjugate base which is ammonium ion is 0.2 molar. If the equilibrium constant Kb for ammonia equals 1.8 into 10 power minus 5, what is the pH? Now weak base and उसका जो corresponding conjugate acid होता है, ये कॉम्बिनेशन मिलके किस तरह के बफर को जनरेट करते हैं, बेसिक बफर को जनरेट करते हैं। अगर एक कंपोनेंट हमारा वीक बेस है और दूसरा कंपोनेंट उसी वीक बेस का
कॉन्जुगेट एसिड है, या फिर आप कह सकते हो उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है, तो हम इस कॉम्बिनेशन को, इस कंपोनेंट के मिक्सचर को बेसिक बफर कहते हैं। एंड बेसिक बफर का pOH हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना होता है, pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन, या फिर आप इसको सॉल्ट कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय बेस कंसंट्रेशन। तो फाइनली अगर हम pKb की वैल्यू देखें तो हमें क्वेश्चन में Kb की वैल्यू दे रखी है विच इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो pKb हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb हमारा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵। सो इट विल बी इक्वल टू 5 माइनस लॉग 1.8। अब log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो log 1.8 0.3 से स्लाइटली कम होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमारा किसके आसपास आएगा, 4.74 के आसपास। अगर ये 4.74 हम यहाँ पे पुट कर दें प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे कौन है हमारे पास, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन है 0.2। तो यहाँ पे अगर मैं अमोनियम आयन के कंसंट्रेशन 0.2 और बेस का कंसंट्रेशन 0.3 पुट कर देती हूँ तो log 2/3 हम निकाल सकते हैं, 4.74 प्लस log 2 माइनस log 3। अब log 2 0.2 होता है, log 3 0.48 होता है, तो 4.74 प्लस 0.3 माइनस 0.48 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, pOH की, बट हमें तो pH पता करना है, और pH किसके बराबर होता है 14 माइनस pOH, तो 14 माइनस यहाँ पे 4.74, ये हो जाएगा माइनस 0.3, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 0.48 माइनस 0.3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 0.18, तो 14 माइनस 4.74 और ये 0.18, इसको सॉल्व कीजिए, 14.18 माइनस 4.74, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 9.43 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से हम इस बेसिक बफर का pH निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वाज ट्रीटेड विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एंड फाइनली यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 2/3 ऑफ द एसिड चेंजेस इनटू एस्टर एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH। इसका रिएक्शन हम एसिटिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो ये आपस में मिलके क्या बनाएगा, एक एस्टर बनेगा, इथाइल एसिटेट प्लस वाटर। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल को 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है एट T = 0 टाइम। बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी यहाँ पे एसिड और अल्कोहल कंज्यूम हो जाएंगे और एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ही रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करता है 2/3 ऑफ एसिड आपका चेंज हो जाता है एस्टर में, मतलब 1 में से 2/3 मोल आपका कंज्यूम हो गया। अगर 2/3 मोल आपका एसिटिक एसिड का कंज्यूम होता है तो ऑटोमेटिकली इथाइल अल्कोहल का भी 2/3 मोल ही कंज्यूम होगा, क्योंकि रिएक्शन किस रेशियो में होगा, 1:1 रेशियो में। तो जितना मोल यहाँ पे एसिड का कंज्यूम हो रहा है उतने ही मोल यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के भी कंज्यूम हो रहे हैं, और जितने का कंजप्शन होगा उतने मोल का ही प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। तो ये भी 2/3 मोल बना, ये भी 2/3 मोल बना, तो 1 माइनस 2/3 ये हमारा हो गया किसके बराबर, 1/3 मोल, और ये भी हमारा 1/3 मोल, और इसका प्रोडक्शन हुआ 2/3, इसका भी प्रोडक्शन हुआ 2/3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा किसके बराबर है,
प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू को अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें, तो 2/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3, 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या बोला गया है कि फॉर अ गिवन सोल्यूशन pH इक्वल टू 6.9 एट 60 डिग्री सेल्सियस वेयर Kw was found to be 10 power minus 12, the solution is। अगर हमें Kw की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 दी होती है तो हमारा जो pH का स्केल होता है वो 0 से 14 तक रेंज करता है, और 0 से 14 का सेंटर पॉइंट हमारा जो मिड पॉइंट है वो 7 होता है। तो हम कहते हैं कि 7 इज आवर न्यूट्रल पॉइंट। किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री से टेम्परेचर पे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे बाय डिफॉल्ट Kw हमारा 10 पावर माइनस 14 होता है। तो इस टेम्परेचर पे न्यूट्रल पॉइंट हमारा 7 है। 7 से अगर लो pH है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा हमारा pH होता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा बेसिक है। अगर इसी लॉजिक के ऊपर जाएं तो हमें Kw दिया है 10 पावर माइनस 12, मतलब pH का जो स्केल होगा वो 0 से 12 के होगा, 0 से 12 के रेंज में। तो मिड पॉइंट इसका कौन सा होगा, 6, और मिड पॉइंट अगर 6 है इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों तो 6 से लेस वैल्यू जो होगा वो हमारे लिए एसिडिक रेंज में आएगा, और 6 से ज़्यादा वैल्यू जो होगा वो हमारे लिए बेसिक रेंज में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा pH है वो 6 से ज़्यादा है, मतलब नियर अबाउट यहाँ पे आसपास होगा 6.9 की वैल्यू। तो इसलिए हमारा सोल्यूशन का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपका नीट में आया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपाउंड है AB2 जो डिसोशिएट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2AB2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2AB प्लस B2 विद अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विच इज स्मॉल कंपेयर्ड विथ यूनिटी। मतलब x की वैल्यू 1 के कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ x एंड द टोटल प्रेशर P। देखिए, सबसे पहले ये रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या दिया गया है, 2AB is in equilibrium with 2AB प्लस B2। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारा है वो हमारा x है, और 1 के सामने उसकी वैल्यू काफ़ी छोटी है, ये कंडीशन हमें दिया है, और टोटल प्रेशर हमें P दे दिया गया है। अब हमें इस रिएक्शन का Kp का एक्सप्रेशन पता लगाना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार अभी बोल रही हूँ, कि जब तक आपको कुछ भी मेंशन ना किया जाए आप टोटल मोल इनिशियली कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे अगर मैं 1 मोल के साथ रिएक्शन को स्टार्ट करूँ तो इनिशियली ये 0 होगा। अब लेट अस अज्यूम दैट इक्विलिब्रियम तक आते आते कुछ मोल AB2 के कंज्यूम होके AB एंड B2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी तक हम x मोल कंज्यूम करवाते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में x हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि y मोल आपका कंज्यूम हो गया है। अब क्वेश्चन को अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए तो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन 2:1 रेशियो में होगा। मतलब अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल बनेंगे और इसके 1 मोल बनेगा। तो 1 में से अगर हम 2y मोल कंज्यूम करते हैं तो यहाँ 2y मोल बनेगा और यहाँ y मोल का फॉर्मेशन होगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा रिएक्शन में क्या है, x, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली में होता क्या है, कितना मोल आपका कंज्यूम हो गया है डिवाइडेड बाय कितना मोल आपने इनिशियली लिया था। मतलब 2y/1 का जो रेशियो होगा वो इनडायरेक्टली x इंडिकेट करता है।
तो अगर मैं y के जगह पे x के टर्म्स में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप देख सकते हैं x अगर 2y के बराबर है तो y इनडायरेक्टली किसके बराबर है, x/2। अगर ये सारे वैल्यू में जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो हमें क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, 1 माइनस 2y के जगह पे x और यहाँ पे 2y के जगह पे फिर से x होगा एंड y के जगह पे यहाँ पे x/2 होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रेस्पेक्टिव मोल्स पता चल गए हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ अब अगर हम Kp की बात करें तो Kp हम कैसे डिफाइन करेंगे, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट AB raised to the power of their respective coefficient which is 2 into partial pressure of B2 divided by partial pressure of AB2 का होल स्क्वायर। जहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकाला कैसे जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पी टोटल। अब पी टोटल तो क्वेश्चन में पी दे दिया गया है और हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम यहाँ पे सभी के मोल्स पता कर चुके हैं और अगर हम यहाँ पे सभी मोल को आपस में ऐड कर दें तो हमें एन टोटल भी पता चल जाएगा। और एन टोटल कितना होगा, 1 माइनस एक्स प्लस x/2, जहाँ ये दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद 1 प्लस x/2 हो जाएगा। ये तो एन टोटल हो गया। तो अगर मैं इसका Kp एक्सप्रेशन लिखूं तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर AB2 का कितना होगा, रिएक्टेंट का, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल विच इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। Total mole is 1 plus x/2, okay, multiplied by P total which is P. In a similar way, what is the partial pressure of AB? तो इसका मोल है यहाँ पे x divided by total mole which is equal to 1 plus x/2 into P total which is equal to P. एंड इसी तरह से अगर B2 का पार्शियल प्रेशर बताना है तो कितना होगा, यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं, इक्विलिब्रियम पे x/2 है डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मोल विच इज इक्वल टू 1 प्लस x/2। अब जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं क्वेश्चन में क्लियरली ये कंडीशन दिया है कि जो x है वो 1 के सामने काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, मतलब x को हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। अगर x छोटा है बच्चों तो x/2 तो और भी छोटा होगा, तो इसका ये मतलब है कि हम x/2 को इजीली 1 के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको B2 का पार्शियल प्रेशर कितना मिलेगा, x/2 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। AB का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए ये तो हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x/2 इंटू P, सॉरी यहाँ पे PB होगा, यहाँ पे कितना होगा XP हो जाएगा। और अगर यहाँ पे x/2 को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो AB2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 1 माइनस एक्स इंटू पी हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख चुके हैं कि सभी पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज हमें इन तीनों की मिल चुकी है। एंड जैसे ही पार्शियल प्रेशर हमें इन तीनों की मिल गई, हम यहाँ पे तीनों के पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करने से Kp मिल जाएगा। कैसे देखो, AB का पार्शियल प्रेशर कितना है, AB का पार्शियल प्रेशर हमारा XP है, इसका स्क्वायर इंटू B2 का पार्शियल प्रेशर XP/2 पावर 1 डिवाइडेड बाय AB2 का कितना है, तो AB2 का है यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू पी। अब x तो छोटा क्वांटिटी है तो उसको तो निगलेक्ट कर दिया हमने, तो ये सिंपली p हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में 2 इंटू पी। So answer will be equal to how much, px cube divided by 2। So आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन कौन से केस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा, px cube by 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम 2NOBr is in equilibrium with 2NOBr is in equilibrium with 2 mole of NO gas plus Br2 gas
if partial pressure of bromine at equilibrium is given as P/9 and P is the total pressure। तो लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि रिएक्शन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2:1 मोल में हो रहा है, 2:1 रेशियो में। मतलब अगर ब्रोमीन का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे P/9 है तो NO का पार्शियल प्रेशर इससे डबल होगा, मतलब 2P/9 होगा। अब NOBr का पार्शियल प्रेशर लेटर से P1 ले लेते हैं। अब ये P1 किसके बराबर होगा, उसको कैसे निकाला जाए? तो एक हिंट हमें दिया है टोटल प्रेशर के बारे में, एंड टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के बराबर। तो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर में पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr आई हैव एज्यूम्ड टू बी P1 प्लस NO का 2P/9 और Br2 का दिया ही था P/9। तो बेसिकली यहाँ से P1 कितना मिल जाएगा? P माइनस 2P/9 प्लस P/9 विल बी इक्वल टू 3P/9 विच इज इक्वल टू P/3। तो ये किसके बराबर हो गया? 2P/3। मतलब यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 2P/3। इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 2P/9 और इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? P/9। जब तीनों के पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डायरेक्टली हमें पता है तो हम Kp निकाल सकते हैं, और Kp कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr का होल स्क्वायर, जहाँ पे NO का कितना दिया है? 2P/9, तो 2P/9 का होल स्क्वायर इंटू ब्रोमीन का कितना दिया है यहाँ पे? P/9, और NOBr का कितना दिया गया है? 2P/3, तो 2P/3 का होल स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 4P²/81 इंटू P/9, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ 9 डिवाइडेड बाई 4P²। तो दीज टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट, तो फाइनली ये P/81 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में Kp/P का रेशियो पूछा है, तो Kp अगर यहाँ पे P/81 आया है तो Kp/P का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 1/81 के। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1/81। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिशन ऑफ HCl डज नॉट सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, कॉमन आयन का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट अस से मेरे पास एक वीक एसिड एसिटिक एसिड है और ये पार्शली आयोनाइज कर चुका है, और आयोनाइज करके एसिटेट आयन एंड H+ बना चुका है। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो रिएक्शन आपका क्या है? पार्शियली डिसोसिएशन होने की वजह से रिएक्टेंट साइड भी आपके पास अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल बचा होगा, एंड प्रोडक्ट साइड भी कुछ आयंस आपके पास अवेलेबल होगा। अगर हम इस कंटेनर के अंदर बाहर से लेटर से हमने HCl डाल दिया, अब HCl आपका क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका एक आयन इस ऊपर वाले इक्वेशन के एक आयन के साथ कॉमन है। तो जब कॉमन आयन का केस आता है तो जैसे ही हम H+ को ऐड करेंगे, रिएक्शन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन उसको कंज्यूम करने के चक्कर में कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में बच्चों रिएक्शन जाता है, मतलब एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन हो रहा था उसका अमाउंट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मतलब हम ये कह सकते हैं द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड हैज़ बीन सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट हम किसी न किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगाते हैं। कब? जब इसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए जिसका एक आयन, एटलीस्ट वन आयन कॉमन हो। अब अगर ऑप्शन हम देखें तो H2SO4 हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, वो 100% स्टार्टिंग में ही टूट जाता है, और जब वो स्टार्टिंग में ही 100% टूट जाएगा तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी,
और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे कॉमन आयन का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। बट रेस्ट अदर केस में आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, यहाँ पे कॉमन आयन का केस लग सकता है, क्योंकि एसिटिक एसिड का एक आयन H प्लस HCl के H प्लस के साथ कॉमन होगा, तो इसलिए कॉमन आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को सप्रेस करेगी। बेंजोइक एसिड भी क्या है, जब ये भी डिसोशिएट करेगा तो इसका भी एक आयन HCl के H प्लस के साथ कॉमन है और ये भी एक वीक एसिड है, तो यहाँ भी क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से इस बेंजोइक एसिड का जो फर्दर डिसोसिएशन होगा वो सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह से H2S भी आपका एक वीक एसिड है, ये भी जब डिसोशिएट करेगा और डिसोशिएट करके H प्लस एंड HS नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ का H प्लस फिर से क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके H2S के आयोनाइजेशन को सप्रेस करेगा। लेकिन H2SO4 की अगर हम बात करें तो सिंस ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो 100% डिसोशिएट कर जाता है स्टार्टिंग में ही, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगेगा नहीं, और जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन्ड ही नहीं है तो हम यहाँ पे कॉमन आयन का केस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड रही बात यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहला, द pH of 10 power minus 8 normal HCl is 8. That is absolutely incorrect statement। ऐसा क्यों? क्योंकि HCl हमारा एक एसिड है और एसिड की pH कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। Its pH must be always less than 7। अगर यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 8 है तो इसका ये मतलब बनता है कि ये जो आपका एसिड है HCl का, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, और जब डाइल्यूट होता है ना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, H प्लस ड्यू टू वाटर को भी कंसीडर करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें काफ़ी सारा पानी है और उसमें आपने थोड़ा सा क्या कर दिया है, HCl को ऐड कर दिया है, जहाँ पे HCl का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 8 है। यूजुअली वाटर का कंसंट्रेशन हम कितना पकड़ के चलते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन हम कितना मान के चलेंगे, वाटर के अंदर यूजुअली H प्लस जो होता है, क्योंकि ये एक एसिड है तो एसिड का काम होगा H प्लस देना, और सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो 100% टूट जाएगा, तो 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl विल गिव 10 पावर माइनस 8 मोलर ऑफ H प्लस। बट वाटर की वजह से भी तो कुछ H प्लस मिला होगा सोल्यूशन में, एंड H प्लस ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू हाउ मच, 10 पावर माइनस 7। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सोल्यूशन में टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, H प्लस ड्यू टू एसिड प्लस H प्लस ड्यू टू वाटर। अब एसिड का कितना है आपके पास कंसंट्रेशन, 10 पावर माइनस 8, और वाटर का कितना है, 10 पावर माइनस 7। तो जब हमारा एसिड का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है, हमें वहाँ पे वाटर की भी कंसंट्रेशन को एज्यूम करना पड़ता है और उसको भी साथ में कंसीडर करना पड़ता है। वाटर का कंसीडरेशन कब आएगा, जब आपका एसिड का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 6 से छोटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 पावर माइनस 6 for any acid, then only concentration of water is considered, means H plus ion due to water is also considered along with the concentration of acid। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 10 पावर माइनस 7 को कॉमन लेने पे 1 प्लस 0.1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 इंटू 1.1 हो गया, और यहाँ पे हम फाइनली H प्लस निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू 10 पावर माइनस 8 हो गया। तो इस तरह से H प्लस हमारा H प्लस टोटल आ चुका है, तो pH कितना होगा, pH विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस हमारा कितना आया है, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7, जिसको सॉल्व करने से 7 माइनस लॉग 1.1 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 7 माइनस समथिंग है,
मतलब pH की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपसे कहूँ तो 6.97 हमारा क्या होता है, pH होता है 10⁻⁸ नॉर्मल HCl का। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through a copper sulfate solution, deposit 1 gram equivalent of copper at cathode. This is a correct statement. 96500 coulomb implies 1 Faraday and 1 Faraday of electricity को अगर किसी भी सोल्यूशन से पास किया जाता है उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होता है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 फेरेडे, और 2 फेरेडे की वजह से यहाँ पे 1 मोल आपका कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। बट हमें यहाँ पे 1 फेरेडे चार्ज को ही सप्लाई करना है, तो 1 फेरेडे से हम कितना मोल को डिपॉजिट करवा सकते हैं, 1/2 मोल को। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर है +2 चार्ज, तो बेसिकली इसकी वैलेंसी फैक्टर कॉपर आयन की कितनी है, 2। आयन में जितना उसके ऊपर चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी फैक्टर होती है, तो यहाँ पे कॉपर +2 का वैलेंसी फैक्टर 2 है। अगर मैं आपको कहूँ कि कॉपर का ग्राम इक्विवेलेंट बताइए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो 1 दिया है और वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना है, 2, तो नंबर ऑफ मोल कितना प्रोड्यूस होगा, 1/2, जो कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 मोल ऑफ कॉपर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। रही बात थर्ड ऑप्शन की, so the conjugate base of H2PO4 minus is HPO4 minus 2, that is a correct statement। अगर किसी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस निकालना होता है उसमें से H+ को हटा देना होगा। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना होता तो एक H+ को हमें ऐड कर देना होता। तो अगर यहाँ से एक H+ को हटा देंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्टिंग कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, HPO4 minus 2 बनेगा। एंड लास्ट इज pH plus POH equal to 14 for all aqueous solution। जब तक वाटर की बात की जाती है और जब तक टेम्परेचर मेंशन नहीं किया जाता है तब तक बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेना होगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे KW हमारा कितना होता है, 10⁻⁻14, जिससे PKW हमारा होगा कितना, 14, और PKW और pH एंड POH के बीच में क्या रिलेशन है, pH plus POH equal to कितना होता है, 14। So this statement is also correct, this is also statement correct, this statement is also correct, but this statement is totally incorrect। And coming to the last question में हमें कहा गया है the value of delta H for the reaction X2 plus 4Y2 is in equilibrium with 2 mole of XY4 is less than 0। सो बेसिकली यहाँ पे इस रिएक्शन का डेल्टा H लेस देन 0 दिया है, मतलब हमें इनडायरेक्टली कहा है कि रिएक्शन आपका किस नेचर का है, एक्सोथर्मिक। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर नेगेटिव है तो बैकवर्ड रिएक्शन का डेल्टा H ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको कहा गया है द फॉर्मुलेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड एट, मतलब हमें XY4 को बनाना है, मतलब प्रोडक्ट को बनाना है। तो प्रेशर का क्या रोल होता है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ती है गैस की। अगर कभी भी किसी कंटेनर में सपोज गैसेस आपके पास इन्वॉल्व है, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो यूनिट रीजन में नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। अगर N/V बढ़ेगा तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या करेगा, N/V को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इसको डिक्रीज करने के चक्कर में रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल आपका क्या हो, कम हो। तो हम ये ध्यान रखेंगे प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल कम हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे
रिएक्टेंट साइड टोटल कितने गैस के मोल है, 5 मोल, बट प्रोडक्ट साइड है 2 मोल। तो इसका मतलब है अगर हमें लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन को लेके जाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड रही बात टेम्परेचर की, तो सिंस ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर पे। मतलब यहाँ पे अगर हमें रिएक्शन को फेवर करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सिंस आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, these two are the requirement to favor the product formation, or I can say to shift the reaction in forward direction. So which option is valid for this case? Third option. थैंक यू सो मच बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चन के साथ।